आज का जो टॉपिक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो इसमें जिसमें मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो है हमारा v इक्वल टू आई आर वाला टॉपिक। तो इसमें बेसिकली ये फार्मूला यूज़ होगा v इक्वल टू आई आर। और इस फार्मूले से पहले मैंने दो फार्मूले करा चुका हूँ। जैसे हम लोगों ने पिछले वाले टॉपिक में क्या किया था, पार्ट 1 में i इक्वल टू क्यू बाई टी के ऊपर क्वेश्चंस किए थे और q इक्वल टू एन ई के ऊपर क्वेश्चंस किए थे। ये दो टॉपिक हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किए थे। अब इस बार v इक्वल टू आई आर पे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और इसमें मैंने 10-15 क्वेश्चन जो हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं वो समझ लो आप ये कि पूरे के पूरे एनुअल एग्ज़ाम्स को कवर कर रहे हैं। तो जो नीचे के क्वेश्चंस हैं वो कर लोगे तो एनुअल एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे पक्का बन जाएगा। ये आप अभी जब करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी इतनी ज़्यादा, क्योंकि ये पूरे एनुअल एग्ज़ाम्स को कवर कर रहा है। जितने भी लास्ट एनुअल एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सब के क्वेश्चंस इसमें हैं। अब v इक्वल टू आई आर को बताने से पहले ये आता है बात कि ये फार्मूला आया कहाँ से। ये फार्मूला एक्चुअली में आया है ओम्स लॉ से, जो कहता है कि जो अगर मान लो जैसे ये कंडक्टर है, थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन के लिए, ताकि हम लोग को इस टॉपिक के बारे में हल्का सा पता रहे कि ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो ये बस ये पूरी की पूरी थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स ही हैं, सिर्फ थोड़ी सी थ्योरी बता रहा हूँ। अब देखो जैसे मान लो ये अपना एक पाइप है या एक कंडक्टर है। क्या है? एक कंडक्टर है। अब इसमें मान लो अगर हम लोगों ने यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स लगाया, 0 से लेके 220 वोल्ट का वोल्टेज लगाया, तो जब वोल्टेज लगाते हैं तो इसमें से जो फ्लो होता है वो होता है करंट। करंट आई फ्लो होता है। जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो दोनों तरफ तो उसके कारण करंट आई फ्लो होता है। तो ओम्स लॉ बोलता है कि वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा किसी भी कंडक्टर से। यह इतनी सी रिलेशनशिप है। और इस पे जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो ग्राफ बनता है वो लीनियर बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, बस अभी इतनी सी बात बता रहा हूँ। और ये जो वोल्टेज रहता है जो प्रोपोर्शनल रहता है करंट को, अगर हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएं, यानी मतलब ये कि वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट बढ़ते जाएगा, या उल्टा ये बोल सकते हैं कि अगर करंट बहुत ज़्यादा है किसी लाइन पे तो इसका मतलब है वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा है उस लाइन पे। तो वोल्टेज करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप अगर वोल्टेज कम करोगे तो करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो हम लोग उसकी जगह पे लगा देते हैं आर। आर को बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये जो आर है v इक्वल टू आई आर जो फॉर्मूले में जो बनता है, ये आर आता है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के बाद। तो नया फॉर्मूला बन जाता है v इक्वल टू आई आर। अब देखिए, चल इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, है ना, इसके 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे इस टॉपिक पे तो आप ये मान के चलो एनुअल एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक पे बन जाएगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर, वन कैन कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट लाइन, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है करंट कितना है 10 एम्पियर का, और वोल्टेज कितना है इस लाइन पे 220 वोल्ट की जो लाइन है, 220 वोल्ट की। तो रेजिस्टेंस निकालना है, हम डायरेक्ट फार्मूले में लगाएंगे v इक्वल टू आई आर के फार्मूले में, है ना। 220 वोल्ट को यहाँ रखेंगे इक्वल टू 10 वोल्ट अपना का करंट था और r की वैल्यू यहाँ। तो r निकलेगा हमारा 220/10, दैट इज़ 22 ओम्स। याद रखना है इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो ओम होता है। ऐसा यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो हमारा आंसर कितना आया, 22 ओम्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। When a 10 volt battery is connected across an unknown resistor, current that flows in the circuit is 5 milliampere। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 10 वोल्ट की बैटरी लगाए हो, कितना करंट फ्लो कर रहा है 5 मिली एम्पियर का। फाइंड द रेजिस्टेंस वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में देखो वोल्टेज कितना है हमारे को, जो क्वेश्चन में दिया है 10 वोल्ट का, और करंट किस में दिया हुआ है, करंट दिया है हमें 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, हम इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये यूनिट हो जाएगा 5 × 10⁻³ एम्पियर, क्योंकि 1 मिली एम्पियर कितना होता है याद रखना 10⁻³ एम्पियर। ये फॉर्मूला याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत आएंगे। न्यूमेरिकल्स जानबूझ के ऐसे देते हैं क्लास 10th में ताकि बच्चों को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़े। तो याद रखना एम्पियर या मिली एम्पियर जो दिया है उसको आप एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, 5 × 10⁻³ एम्पियर हो गया। अब फॉर्मूले में हम लोग को फिर से आर निकालना है। फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू आई आर। तो इसमें से वोल्टेज को ऊपर रखेंगे 10 वोल्ट और नीचे डाल देंगे 5 × 10⁻³ एम्पियर।
अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ। 10 को ऊपर रखेंगे, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये जो नीचे -3 था ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा और नीचे बचेगा 5। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो कितना आंसर आ रहा है हमारा, 2 × 10⁻³ एम्पियर। सॉरी, एम्पियर नहीं, ओम्स, क्योंकि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है, ओम्स हो जाता है। तो हम लोग आर निकाल रहे थे तो ये आर की वैल्यू निकली 2 × 10⁻³ ओम्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन हुआ। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, हल्का सा मैं समझा रहा था कि फॉर्मूले को लगाएंगे कैसे, इस पे थे 2 क्वेश्चन। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, ग्राफ वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा दिखेगा, इस तरह के क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो, ये बहुत सिंपल भी है। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V और इस लाइन पे दिया है करंट। ये ओम्स लॉ के ऊपर है ये क्वेश्चन। वोल्टेज की लाइन ये दी हुई है, एक्स एक्सिस है, और करंट की लाइन ये दी हुई है। और अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिखा पेपर में तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर याद रखना, हम लोग को फिर से कैलकुलेट रेजिस्टेंस उसने बोला है, तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। लेकिन कैसे करेंगे, हम इन वोल्टेज की दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और ये करंट का डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे R की जगह में V2 - V1, ये फॉर्मूला लगाएंगे बाय हम लोग करंट में लगाएंगे I2 - I1। अब आप बोलोगे ये फार्मूला नया फार्मूला है, नया फार्मूला नहीं है, वही फार्मूला है। बेसिकली आर इस बार चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट है, या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ ΔV/ΔI है। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है इसमें से इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग V2 - V1/I2 - I1 लिखते हैं। तो इसको लिख देंगे 6 - 2 वोल्टेज में, और नीचे यहाँ पर करंट में कर दोगे 0.2 - 0.1, तो 0.2 - 0.1। नेक्स्ट लाइन पे हो जाएगा 4/0.1। ये ऊपर गया तो ये डेसिमल हटाएंगे यहाँ से तो ये ऊपर 40 लग जाएगा, तो ये हो गया 40 ओम्स। तो इसका रेजिस्टेंस कितना निकला हमारा, इस लाइन का निकला 40 ओम्स। याद रखना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बताया। ये 1 मार्क के क्वेश्चंस में इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ये वाला क्वेश्चन 1 मार्क और वैसे वाले उसमें आता है। लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उससे हैवी क्वेश्चन है, ये लगभग 2 मार्क का आएगा। और इसमें प्रॉब्लम क्या है ये बताता हूँ। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें भी देखो कैलकुलेट रेजिस्टेंस करना है, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ये वोल्टेज की लाइन दी हुई है, ये वाली एक्सेस जो दी हुई है, ये वोल्टेज की एक्सेस दी हुई है, और ये वाली एक्सेस करंट की एक्सेस दी हुई है ना। ये क्लियर दिख रहा है कि ये वाली लाइन एक्सेस करंट की है। अब ध्यान से देखो इसके फिगर्स को, पहले वाले को देखो, ये वाले को जहाँ 0.5 लिखा है और ये 1 लिखा है, ये वाले में ये 1 को नहीं टच कर रही ये वाली लाइन। हम चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं, यानी जब V2 - V1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो नॉर्मली हम इस तरह की वैल्यू को छोड़ देंगे। दूसरी वाली वैल्यू देखो, ये जो 1 से शुरू हुई है और ये जो 2 तक आई है, ये वाली वैल्यू में भी ये 2 को देखिए लाइन कॉन्साइड नहीं कर रही। 2 यहाँ पर है ये बाजू में, लेकिन लाइन कॉन्साइड उसके जो बाजू में आ रही है, ये वाली जो लाइन आ रही है ये बाजू में आ रही है, तो हम इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ ये 1 से तो लगभग कॉन्साइड कर रही है, लेकिन 2 से कॉन्साइड नहीं कर रही। थर्ड वाली वैल्यू देखो, यहाँ पर ये 3 से बिल्कुल टच हो रही है ये लाइन जो ऊपर गई है, और यहाँ पर ये 1.5 से टच कर रही है एकदम। तो पेपर जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चन पेपर में ऐसी वैल्यूज़ आएंगी ताकि हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को लें जो कॉन्साइड कर रही हैं। तो हम ये वाली वैल्यू को ले सकते हैं, ये जो नेक्स्ट वैल्यू दिख रही है। फोर्थ वाली वैल्यू देखो, यहाँ पर ये 4 से तो कॉन्साइड कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये 2 पूरा एग्जैक्ट नहीं आया, 2 की लाइन नीचे है, ये वैल्यू उसके ऊपर जा रही है। तो इस तरह की वैल्यू को छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिफ्थ, ये वाली जो वैल्यू देखो, ये तो 4 और 5 के बीच में आ रही है, 4.5, और इधर पे ये 2.5 से कॉन्साइड कर रही है, लेकिन इस तरफ कॉन्साइड नहीं कर रही। चाहो तो आप 4.5 ले सकते हो, पेपर में आंसर आएगा। लेकिन देखते हैं अगर इसने कोई अच्छी स्टैंडर्ड कोई दूसरी वैल्यू ली है क्या। तो उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू जो है फिफ्थ वाली, ये वाली वैल्यू, ये भी कॉन्साइड नहीं कर रही, ये 5 से आगे है, और यहाँ पर ये 3 से टच हो रही है, और ये नेक्स्ट वाली वैल्यू 6 से आगे और वहाँ 3.5 से टच हो रही है। तो हमारे को 2 वैल्यूज जो सबसे बेटर दिख रही हैं वो दिख रही है, एक देखो ये 4 और 5 के बीच में 4.5 वाली वैल्यू दिख रही है एकदम साफ साफ, और इधर पे दिख रही है ये 2.5 वाली वैल्यू। तो हम लोग ये वाली वैल्यू एक ले लेंगे, और एक वैल्यू ये ले लेंगे 3 वाली वैल्यू, और ये 1.5 वैल्यू, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ कॉन्साइड कर रही हैं। तो अब हम लोग कैलकुलेट रेजिस्टेंस जब निकालेंगे
तो मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकता हूँ, जैसे हम लोग को R निकालना है तो R इज़ वॉट V2 माइनस V1 बाय I2 माइनस I1। इस तरह का ग्राफ जब देगा तो जानबूझ के 5-7 वैल्यूज़ देगा, जिसमें से कई वैल्यूज़ कॉन्साइड नहीं कर रही होंगी पेपर में और एक दो वैल्यूज़ कॉन्साइड कर रही होंगी। हमें ढूंढना है कौन सी कर रही है एग्जैक्ट, उससे आंसर निकालोगे तो आंसर के रॉन्ग होने का चांस नहीं है। नहीं तो जैसे ये वाली वैल्यू दिख रही है, कोई इसको 6.1 लिख देगा, कोई इसको 6.2 लिख देगा, कोई 6.3 लिख देगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन वाली वैल्यूज़ को छोड़ देना है, जो वैल्यू एग्जैक्ट दिख रही हैं उन्हीं को लोगे तो ये आंसर एकदम राइट आएगा। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर देखो 4.5 बड़ी वैल्यू थी और इधर पे ये वाली 3 वाली वैल्यू छोटी वैल्यू है, तो हम लोग लिखेंगे इसको 4.5 माइनस 3। और नीचे जब जाएंगे तो करंट वाले उसमें तो 4.5 से देखो जो वैल्यू कॉन्साइड कर रही थी वो कर रही थी 2.5 और जो 3 वाली वैल्यू से कॉन्साइड कर रही थी वो कर रही थी 1.5। तो हम लोग उसको यहाँ पर डाल देंगे 2.5 माइनस 1.5। ये हो गया आपकी R की वैल्यू। तो ये हो जाएगी नेक्स्ट वाली स्टेप में, ये 4.5 माइनस 3 हो जाएगी 1.5, 2.5 माइनस 1.5 हो जाएगा नीचे 1। तो आंसर आया हमारा 1.5 ओम्स। तो ये याद रखना, ये वैल्यूज़ ऐसे निकलती हैं। तो ग्राफ से हम लोग को जो वैल्यू निकालनी होगी इस तरह से निकालेंगे। थर्ड वैल्यूज़ आई। अब मान लो आपको पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि वैल्यूज़ ऑफ द करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रजिस्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एक टेबल के फॉर्म में दे देगी। मतलब क्वेश्चन पेपर में आपको करंट ऐसे फॉर्म में मिलेगा, ऊपर लिखा रहेगा 1 2 3 4 5 इस तरह से वैल्यूज़ दे देगा और करंट की वैल्यूज़ दे देगा 10 20 30 40 50 इस तरह से कोई भी वैल्यूज़ दे देगा, टेबल दे देगा। आपसे बोलेगा कि इसका ग्राफ प्लॉट करो बिटवीन वी एंड आई और कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस को। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 मार्क के लिए इतना 100% देगा। ये 3 मार्क के क्वेश्चंस को क्वालिफाई करता है। मान के चलना 3 मार्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें आएगा, ये बड़े क्वेश्चंस में आता है। तो अब इस तरह के ग्राफ को कैसे बनाना है, तो याद रखना वी और आई की जो रहती है लाइन, वोल्टेज की लाइन आप इस तरफ रिप्रेजेंट करोगे और करंट की लाइन को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, टाइम बचाने के लिए ग्राफ को ऑलरेडी बना दिया गया है आंसर में। तो आपको बस इसको इस तरह से प्लॉट करना है, 1 2 3 4 5 यहाँ पर ये वोल्टेज वाली जो लाइन्स हैं प्लॉटिंग कर लोगे। इसके बीच की स्पेस एकदम बराबर रखना, अगर 1-1 सेंटीमीटर की स्पेस ले रहे हो तो आप 1-1 सेंटीमीटर की लेना। और यहाँ पर 10 20 30 40 50 नीचे के टेबल को देख के ये वैल्यूज़ को हम लोग करंट की वैल्यूज़ को यहाँ ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये जो अपना ग्राफ बना वोल्टेज और करंट का, इसके ऊपर जो हमारी वैल्यूज़ रहेंगी वो कैसी रहेंगी, आंसर जो आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस जब निकालेंगे। तो सॉरी, ये जो ग्राफ में यहाँ पर ये वैल्यूज़ एक्चुअली में ये हैं 10 20 30 40 और 50 और ये वाली वैल्यूज़ हैं, एक सेकेंड, ये वैल्यूज़ हैं 1, मैं वापस लिख दे रहा हूँ, ये वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, यानी यहाँ है 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, तो 10 20 30 40 50 इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है। वोल्टेज ज़्यादा है, करंट वहाँ पर कम है, करंट में एम्पियर्स में। तो इसका रेजिस्टेंस जो निकलेगा वो हम लोग लगा लेंगे, कोई भी दो वैल्यूज़ को यूज़ कर लेंगे। तो जैसे हम लोग ने फिर से किया वही फार्मूला लगाएंगे, V2 माइनस V1, नीचे लगाएंगे हम लोग I2 माइनस I1। तो जैसे 40 माइनस 30 अगर दो वैल्यूज़ लेते हैं, कोई भी दो वैल्यूज़ ले सकते हो आप 40 और 30 को ले सकते हो, आप 50 और 20 को ले सकते हो, आप 40 और 10 को ले सकते हो, 30 और 10 को ले सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको आजू बाजू की वैल्यूज़ लेनी है या कुछ लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है 40 लिए हो तो उसके साथ 4 को लेना है, अगर आपने 30 लिया है तो उसके साथ 3 को लेना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ उठा रहे हो उसके हिसाब से ही करंट को उठाना है। ऐसा नहीं कि 40 यहाँ का उठा लिए और 2 इधर का उठा लिए, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे मान लो पहली वाली वैल्यू है 50 लेते हैं हम लोग, तो उसके साथ हम लोग 5 को उठाएंगे। तो एक वैल्यू ये ले लेते हैं 50 और 5 वाली, और दूसरी वैल्यू मान लो 3 वाली ले लेते हैं, तो उसके साथ मेरे को यहाँ 30 उठाना पड़ेगा। तो मैं उठाता हूँ 50 माइनस 30, तो यहाँ पर नीचे निकालूंगा मैं 5 माइनस 3, ये दोनों वैल्यूज़ को लेंगे हम लोग। तो ये देखो कितना आया 20/2, आंसर कितना आया 10 ओम्स का। तो ये हर बार 10 ओम्स आएगा, आप कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे आप 30 माइनस 20 उठाते तो क्या बनता, 30 माइनस 20 बाय उसके नीचे वैल्यूज़ आती 3 माइनस 2,
तो फिर से देखो ऊपर आया 10/1, फिर से आंसर आया 10 ओम्स का। तो आंसर सेम आएगा। इस ग्राफ में आप कोई भी दो वैल्यूज़ ले सकते हो। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में जो समझा रहा था, ये ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, ये दोनों ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन एक जो हम लोगों ने किया, हाँ, प्लॉट करने के लिए, और उसके ऊपर इस तरह की वैल्यूज़ वाला, ये जब वैल्यूज़ को वो चेंज कर देगा ये उठाना रहेगा। और एक सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन आएगा इस तरह का, ये 1 मार्क के उसमें क्वालिफाई होता है ओम्स लॉ में, ये 2 मार्क के उसमें क्वालिफाई होता है। इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ निकालना, और जहाँ आपको प्लॉट भी करवाएगा और वैल्यू भी निकलवाएगा, यहाँ पर थोड़े से मार्क्स ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, ये 3 हुए। अब जो यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को देने के पीछे मकसद ये रहता है कि स्टूडेंट को समझ में आता है कि नहीं कि वोल्टेज और करंट, वोल्ट मीटर और एम मीटर, एम करंट को कौन नापता है? करंट को नापते हैं हम लोग एम मीटर से। वोल्टेज को कैसे नापते हैं? वोल्टेज को नापते हैं हम लोग वोल्ट मीटर से। पहले तो ये याद रख लेना कि वोल्ट मीटर क्या करता है? वोल्टेज को नापता है, मेजर करता है। और करंट का एमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है। ये दो कंसेप्ट एकदम दिमाग में रखना इन क्वेश्चंस को बनाने से पहले। अब देखो यहाँ पर जैसे ये 4 सर्किट दिए हैं और ये बोल रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपरली कनेक्टेड। वो आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सर्किट है जिसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं ये प्रॉपरली कनेक्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो याद रखना, एक और इसमें दो रूल्स हैं। पहले वो रूल्स बता देता हूँ कि वोल्टेज को नापता कौन है। याद रखना, वोल्ट मीटर नापता है, पहली चीज़। और करंट को कौन मेजर करता है? करंट को मेजर करता है एम मीटर। ठीक है, पहली बात। दूसरा, वोल्ट मीटर जो लगता है हमेशा लगता है पैरेलल में। किस में लगता है? पैरेलल में लगता है सर्किट में, वोल्ट मीटर ये। और एम मीटर कैसे लगता है? एम मीटर लगता है हमेशा सीरीज़ में, हमेशा सीरीज़ में लगता है एम मीटर। फिर इसमें एक ये रहता है, पॉजिटिव टर्मिनल अगर बैटरी की है तो उससे कनेक्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल एम मीटर का और पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, इस पे एनुअल पे 100% क्वेश्चन आएगा। याद रखना, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल ये हमेशा एम मीटर का और पॉजिटिव टर्मिनल वोल्ट मीटर का कनेक्ट होता है बैटरी से। ये एकदम याद रखना। वोल्टेज को नापता है वोल्ट मीटर और हमेशा कनेक्ट होता है पैरेलल में। एम मीटर मेजर करता है करंट को, आई को, और मेजर होता है वो हमेशा कनेक्ट होता है सीरीज़ में। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव एमीटर से जुड़ता है और पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव वोल्ट मीटर से जुड़ता है। अब इसमें ये जो क्वेश्चन था इसमें हम लोग को राइट सर्किट ढूंढना था। अब ध्यान से देखो, ये पहला वाला ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू होगा, करंट निकलेगा, ये यहाँ के आया, कनेक्ट हुआ। तो ये जो वोल्ट मीटर है उसके ये देखो, वोल्ट मीटर इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में लगा है। तो यहाँ तक तो ये सर्किट पूरा राइट है। ठीक है, कि ये देखो यहाँ से निकला, करंट इधर से आ रहा होगा, इस रास्ते से आएगा और ये वोल्ट मीटर के प्लस वाले सिंबल में अंदर चला गया। तो यहाँ तक तो ये करंट एकदम राइट है। फिर करंट इधर से भी आया होगा, वो रजिस्टर को क्रॉस किया होगा, इधर आया होगा, और फिर ये दोनों करंट जो ऊपर से आ रहे हैं और ये वाला करंट मेजर होके यहाँ पर कनेक्ट होके कंबाइन होके फिर से इधर जाने लगे। लेकिन जब वो इधर आए एम मीटर के पास, तो उसके नेगेटिव साइड से कनेक्टेड है ये। याद रखना, मैंने अभी क्या बताया था, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? पॉजिटिव से। ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये वाला जो सर्किट डायग्राम है ये रॉन्ग है। तो हम इस सर्किट डायग्राम को छोड़ देंगे। नेक्स्ट वाले सर्किट डायग्राम में जाते हैं, कौन सा राइट है वो देखना है। फिर से देखो, ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट बाहर निकलेगा। हमेशा याद रखना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होता है। तो करंट निकला, ये रजिस्टर के साथ यहाँ पर देखो एम मीटर को पैरेलल में लगा दिया है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। मैंने बताया था एम मीटर हमेशा किस में लगता है? सीरीज़ में। ये देखो, ये वाला जो सर्किट है, सीरीज़ और पैरेलल के क्वेश्चंस के लिए अलग मैंने वीडियो बनाया है। नेक्स्ट वाले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा समझाऊंगा। इस पार्ट में बस अभी आप सर्किट डायग्राम को कैसे स्टार्ट कर रहे हैं या सर्किट डायग्राम होते कैसे हैं, उनके बेसिक्स हैं, उसी बेसिक्स पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एम मीटर यहाँ पर पैरेलल में लगा, ये लगना ही नहीं चाहिए, और वोल्ट मीटर यहाँ पर सीरीज़ में लगा, ये भी नहीं लगना चाहिए। तो ये वाला जो पूरा सर्किट डायग्राम ये टोटल रॉन्ग है। थर्ड वाले सर्किट डायग्राम में देखो, यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, यहाँ से निकला। वोल्टेज देखो यहाँ पर फिर से पैरेलल में लगा है, ये लगना ही चाहिए, करेक्ट है ना। तो यहाँ से करंट आएगा, करंट पहले इसके पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा जो कि राइट लगा हुआ है,
और फिर यहाँ से करंट फ्लो होते हुए इधर से जाएगा और फिर वो एमीटर के भी पॉजिटिव टर्मिनल में लगा है और एमीटर सीरीज़ में लगा है। तो ये वाला डायग्राम राइट है। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि सी तो करेक्ट आंसर है एब्सोल्युटली, क्योंकि ये देखो वोल्टमीटर यहाँ पर पैरेलल में लगा है और एमीटर यहाँ पर सीरीज़ में लगा है। यही कनेक्ट होना चाहिए और एकदम राइट है। फोर्थ वाले में देखो फिर से यहाँ से करंट निकलेगा रजिस्टर सीरीज़ में। रजिस्टर सीरीज़ में और पैरेलल में कैसे भी हो सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से करंट जाएगा। एमीटर सीरीज़ में ये एकदम राइट है। और वोल्ट मीटर भी इसने सीरीज़ में जोड़ दिया, ये रॉन्ग है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जुड़ता है। तो इसमें से सी वाला जो ऑप्शन था वो राइट था। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये सी वाला। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे ख्याल से ये वोल्टेज और इसका सर्किट डायग्राम वाला ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार फिर से देख लेना, अच्छे से ऊपर से देख लो, क्योंकि ये जो है ये बेसिक्स हैं पूरे। इसके बाद इस सर्किट के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सर्किट में फाइनल कंप्लीट कर दिया। रियोस्टेट की ये सब लगाते हैं तो उनके डायरेक्शन या कहाँ पर लगी हुई है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मान के चलो आप ऐसा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। ये थोड़े ज़्यादा मार्क्स में आएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखो क्या है। ये लगा हुआ है हमारा एमीटर, तो ये ज़रूर इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा। यहाँ बल्ब्स हैं दो B1 B2 जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। ये वर्ड अगर पेपर में लिखा रहा एग्जैक्टली आइडेंटिकल, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब याद रखना उनका रेजिस्टेंस सेम है। क्या सेम है, आर सेम है, रेजिस्टेंस सेम है। ये शो करेगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आएगा कि ये बल्ब्स हैं और वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। व्हेन द की के प्रेस होती है, प्रेस होने का मतलब क्या होता है, ये की को जब आप इसमें लगा दोगे तो ये की ऐसी हो जाएगी, बंद हो जाएगी, ये जो खुली हुई है और बंद हो जाएगी, तो ये वाला बल्ब भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये बल्ब कनेक्ट नहीं है क्योंकि ये की खुली हुई है। द रीडिंग ऑफ द एमीटर, हमें एमीटर की रीडिंग निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते जाओ। क्या बोला था उसने, ये की अभी खोली हुई है, ओपन है, बल्ब B1 B2 दो हैं। ये वाला जो पहला वाला जो दिख रहा है फर्स्ट वाला बल्ब, ये सर्किट में लगा हुआ है और दूसरा वाला बल्ब अभी तो फ़िलहाल सर्किट से कनेक्टेड नहीं है। उसने पूछा है एमीटर की रीडिंग क्या होगी, तो हमें दो केसेस निकालने हैं। पहला केस वो जब की ओपन है, तो याद रखना फर्स्ट केस में हम लोग क्या निकालेंगे, जब की व्हेन की के इज़ ओपन, ये फर्स्ट केस निकालेंगे। ठीक है, केस वन। तो अब यहाँ पर ध्यान देखना, जबकि के ओपन है, तो अगर ये सर्किट से खुली हुई है तो याद रखना ये जो तार दिख रहा है दूसरा वाला B2 से जो फ्लो होता हुआ ये तार दिख रहा है तुम्हें, ये तार पूरा डिसकनेक्टेड है। तो अभी कनेक्शन में कौन सा तार है, ये फर्स्ट वाला कनेक्शन में ये जो तार है ये पूरा कनेक्टेड है। तो ये सर्किट जो है स्टार्टिंग वाली B1 जो बल्ब लगे हुआ जो वायर दिख रहा है ये वाला, ये पूरा कनेक्टेड है। तो हमें मान लो इसमें रेजिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो इसमें एक एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द बल्ब्स बी आर। ठीक है, रेजिस्टेंस को सेम ले लेते हैं, R1 R2 मत लेना, दो अलग अलग रेजिस्टेंस नहीं है, सेम रेजिस्टेंस है R। तो पहले वाले केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, V इक्वल टू आई आर। तो I कितना निकलेगा, वो निकलेगा V बाय आर। तो ये हो गया हमारी पहली रीडिंग, किससे, जब सर्किट बल्ब B1 ही सिर्फ कनेक्टेड है और B2 डिसकनेक्टेड है, क्योंकि ये की जो है ये खुली हुई है। तो दूसरा वाला वायर कनेक्टेड नहीं है, पहला वाला वायर कनेक्टेड है इस बैटरी से यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो पहले वाले में हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि कोई वैल्यूज़ दी नहीं है तो हम लोग बेसिक वैल्यूज़ लेंगे, V इक्वल टू आई आर लेंगे। तो I करंट जो निकला वो कितना निकला, V बाय आर निकला फर्स्ट केस में। सेकेंड केस में जब की क्लोज होंगी, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं केस टू। मान लो व्हेन की के इज़ क्लोज्ड, तो के इज़ क्लोज्ड। अब क्या हो रहा होगा, यहाँ पर दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। मैंने अभी पैरेलल का फॉर्मूला नहीं बताया है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए बता देता हूँ। नया इसमें पैरेलल में अगर दोनों रेजिस्टर्स हैं तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 1/r प्लस 1/r दैट इज़ इक्वल टू 1/r डैश। तो नया वाला ये मालूम होगा मेरे ख्याल से तुम लोगों को, नेक्स्ट वाले वीडियो में सीरीज़ पैरेलल पे ही क्वेश्चंस हैं। तो 1/r प्लस 1/r कितना हो जाता है, 2/r हो जाता है, या r डैश हो जाएगा r/2। तो ये हमारा नया रेजिस्टेंस हो जाएगा r/2। अब अगर हमारा रेजिस्टेंस नया r/2 हो गया, ये कब हुआ, जब की क्लोज्ड है।
ठीक है। तो वोल्टेज फॉर्मूले में फिर से डालेंगे तो इस बार करंट कितना निकलेगा, निकलेगा V बाय, हम लोग डाल देंगे उसके नीचे R/2। तो ये हो जाएगा 2V/R। ये हमारा नया करंट है आई डैश। तो 2V/R, जो कि पुराना करंट कितना निकला था V/R। तो नया करंट कितना है, 2 टाइम्स 2 × V/R लिख सकता हूँ मैं इसको, ऐसा लिख सकता हूँ 2 × V/R, दैट इज इक्वल टू 2I। पुराना करंट अगर I था तो ये जो I डैश है वो कितना निकल रहा है, 2 टाइम्स I निकल रहा है। तो हमारा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा कि करंट डबल हो जाएगा जब की के क्लोज होगी। वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब की के ओपन थी तो क्या था, ये वाला जो वायर था, दूसरा वाला वायर, ये वाला वायर, ये पूरा वायर डिसकनेक्टेड था। तो ये छूट गया तो बल्ब B2 बाहर है सर्किट के, सिर्फ बल्ब B1 है जो सर्किट से कनेक्टेड है, जबकि K1 के ओपन है ना। तो जब ये सर्किट से कनेक्टेड है और यहाँ पर देखो ऊपर दिया है दोनों बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल बल्ब्स हैं तो मतलब याद रखना रेजिस्टेंस उनका सेम है। बस एक वर्ड याद रखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे पेपर में। तो ये उसका रेजिस्टेंस सेम है। तो हम लोग जब की ओपन है तो सिर्फ B1 कनेक्टेड है, B1 सर्किट में, तो हम लोग उसमें लगाएंगे रेजिस्टेंस बोथ बल्ब का R है, मान लो V=IR का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहाँ से I निकला, दैट इज़ V/R। लेकिन जब की के क्लोज्ड है तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि अब दोनों बल्ब जो हैं वो पैरेलल में हैं। तो 1/R डैश दैट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R करेंगे तो हमारा आंसर निकला 2/R, उल्टा कर देंगे उसको तो R डैश निकला R/2। नए फॉर्मूले में यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 टाइम्स I। तो करंट कितना फ्लो हो रहा है, डबल फ्लो हो रहा है, याद रखना सेकेंड वाले केस में। अब 8th क्वेश्चन में चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है वो, ए सेल, ए रजिस्टर, ए की एंड एन एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द डायग्राम। ये 3 डायग्राम दिए हुए हैं। हम लोग को बताना है द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी सेम इन ऑल द 3 केसेस, या तो सेम होगा या मैक्सिमम होगा 2 में या 3 में या 1 में, किस में मैक्सिमम करंट होगा हमें ये बताना है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चंस ना थोड़ा सा समझाने के लिए हैं और बेसिकली ये 1 मार्क में आएंगे, 1 मार्कर क्वेश्चन होगा या 2 मार्क में भी आ सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा सा समझाने के लिए। ध्यान से देखो, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, सीरीज़ में कनेक्ट है, पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, यहाँ तक राइट है। फिर आया रजिस्टर में, यहाँ तक ये भी राइट है। फिर गया की में और की के बाद वापस सर्किट से, है ना, की लगी हुई है। तो इसमें एमीटर लगा है, रजिस्टर लगा है और की लगी है। तो इस डायग्राम में कोई गलती नहीं है, एमीटर पहले लगा है, रजिस्टर बाद में लगा, की बाद में लगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन पहले लगा है कौन बाद में लगा। ये सर्किट पूरा कंप्लीट है, ये डायग्राम पूरा राइट है ना। तो सेल, रजिस्टर, की एंड एन एमीटर आर अरेंज्ड एज शोन इन द डायग्राम। दूसरे वाले में ध्यान से देखो, फिर से बैटरी से करंट निकला, एमीटर में गया, यहाँ तक राइट है, की है, फिर उसके बाद रजिस्टर है। इसमें भी मैं अभी बताया था 2 मिनट पहले, एमीटर पहले लगा हो या की बाद में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल भी मत डरना कि की सर बीच में लगी हुई है एमीटर और रजिस्टर के, तो इसका क्या मतलब है, करंट तो अब यहाँ से स्विच ऑन होगा तो एमीटर में तो करंट जाएगा ही नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है ना। सर्किट 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, 1 सेकंड से भी कम समय में। तो एमीटर पहले लगा है, की बाद में लगी, रजिस्टर बाद में लगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डायग्राम भी सही है। इस वाले डायग्राम में, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पर क्या था, एमीटर पहले लगा था, फिर रजिस्टर था, फिर की थी। इस बार एमीटर है, फिर की है, फिर रजिस्टर है। उसने जगह चेंज कर दिया, एमीटर ये तो पहले रखा, की और रजिस्टर की जगह चेंज कर दिया, है ना। पिछली बार रजिस्टर बीच में था, इस बार की बीच में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सर्किट सेम है। थर्ड वाले में देखो, रजिस्टर सबसे पहले रख दिया, फिर की रख दिया, फिर एमीटर को रख दिया, ये भी सर्किट सेम है। तो इन तीनों केसेस में करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर सेम रहेगा ऑल केसेस में, याद रखना। ये बहुत सिंपल था। एक्चुअली में ये क्वेश्चन सब समझाने के लिए होते हैं कि आपको समझ में आए कि हमें करना क्या है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टूडेंट कैरीज ए करंट वाला जो है, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 सैम्पल्स ऑफ निक्रोम वायर with resistance R1, R2 and R3 respectively, which of the following is true। अब यहाँ पर देखो, ये बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें अब देखो, जैसे इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ स्टूडेंट में वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं और हम लोग को बताना है ये रेजिस्टेंस R1 का या R2 का या R3 का, इन तीनों में से किसका ज़्यादा है। अगर आप बेसिकली देखोगे तो जो ग्राफ बनता है उसमें I जो रहता है, I की कैरेक्टरिस्टिक या I की लाइन एक्स एक्सिस रहती है और V वाली लाइन यानी वाई एक्सिस वाली लाइन V की रहती है। तो इसमें एक बेसिक कंसेप्ट लगता है
कि अगर ऐसे 3 स्लोप दिए हुए हैं मान लो, तो इसके स्लोप को हम बोलेंगे मैक्सिमम, याद रखना। इसके स्लोप को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम। और ये वाले स्लोप को बोलेंगे हम मिनिमम। ये मिनिमम है, ठीक है, मिनिमम, ठीक है। ये स्लोप है मैक्सिमम, ये स्लोप है मिनिमम। जिसका स्लोप मैक्स होगा, मैक्सिमम स्लोप जिसका होगा, याद रखना उसका रेजिस्टेंस भी मैक्स होगा। मैक्सिमम रेजिस्टेंस उस वाले वायर में होगा। तो अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बेसिक बात याद रखना, हमें क्या करना है, हर बार हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्लोप है या कह रहे ये ग्राफ बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है। फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनते जाओ। अगर वी आई ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है जिसमें आई जो है वो एक्स एक्सिस में और वी जो है वो वाई एक्सिस में, सबसे पहले तो एक्सिस फाइंड आउट करना कि एक्सिस कौन सी है, आई कहाँ है और वी कहाँ है। उसके बाद ये याद रखना, अगर ऐसी 3-4 लाइन बनी है तो मैक्सिमम स्लोप किसका होगा, इस वाली लाइन का मैक्सिमम स्लोप होगा जिसको मैंने 1 दिया है। उसके बाद नेक्स्ट मैक्सिमम, नेक्स्ट वाला जो नंबर होगा ये होगा 2, और सबसे मिनिमम स्लोप होगा इस थर्ड लाइन का। जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा उसका रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा, ये 1 होगा, याद रखना। इसका रेजिस्टेंस उससे कम होगा, इसको हम लोग 2 बोल सकते हैं, और इसका रेजिस्टेंस और कम होगा, 3 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये याद रखना, रेजिस्टेंस भी इसी लेवल पे कम होते जाएंगे। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसका होगा, जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, हर क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा। अब जो ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है पेपर में, ध्यान से देखो, यहाँ पर वी और आई उल्टा कर दिया, v को x एक्सिस में कर दिया और i को y एक्सिस में कर दिया। तो ये जो ग्राफ बना था ये पूरा उल्टा बन जाएगा। पिछली बार ये मैक्सिमम आ रहा था, लेकिन इस बार नहीं आएगा, इस बार R3 मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ ही उल्टा हो गया हमारा, ठीक है। तो पेपर में बहुत ध्यान देना कि i और v का ग्राफ कहाँ पर है। ये देखो, i पिछली बार हमारा x एक्सिस में था और v अपना y एक्सिस में था, ये ओम्स लॉ के बेसिस पे। तो उस पर मैक्सिमम स्लोप फर्स्ट वाली लाइन का बना था, ठीक है, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, और उसका भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस था, जिसका स्लोप मैक्सिमम उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर वी और आई का ग्राफ ही उल्टा हो गया है, वी हमारा एक्स एक्सिस में और आई हमारा वाई एक्सिस में, तो स्लोप भी उल्टा हो जाएगा। R3 का स्लोप मैक्सिमम हो जाएगा, R2 का नेक्स्ट रहेगा, और R1 का थर्ड नंबर पे रहेगा। तो हमारा इसमें जो ग्राफ रहेगा, मैक्सिमम स्लोप ये वाला रहेगा, R3 का, फिर R2 का, फिर R1 का। ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन था, समझाने के लिए था। इस टॉपिक में इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखो, इस तरह का भी ग्राफ मिल सकता है। 3 वी आई ग्राफ दिख रहे हैं यहाँ इंडिविजुअली, इनमें से ए बी सी उसने बोल दिया उनको। यहाँ पर बोला विच रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू, यानी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है अदर टू का। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या होता है, जैसे आर होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, तो वो हो जाता है R1 + R2, है ना। यानी दो रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे तो हमारा सीरीज़ में आर रेजिस्टेंस इन सीरीज़ बाहर निकलता है। तो अभी मैंने बताया था, देखो यहाँ आई एक्स एक्सिस में ही होना चाहिए, वी वाई एक्सिस में ही होना चाहिए। उसके हिसाब से सी जो होगा उसका हमारा स्लोप क्या होगा, मैक्सिमम स्लोप होगा। और अगर इसका स्लोप मैक्सिमम है तो इसका रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने बताई थी कि इसका स्लोप मैक्सिमम है और इसका रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा। तो 99% सी जो है वो है कॉम्बिनेशन ए और बी का, क्योंकि ए और बी के रेजिस्टेंस को हम ऐड कर देंगे तो सी के रेजिस्टेंस तक पहुंचेंगे। तो याद रखना, सी का रेजिस्टेंस ए और बी के एडिशन से ही आया होगा, क्योंकि सी का रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो हम लोग इसमें यहाँ पर बोलेंगे कि सी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो जो रीज़न था ये रहेगा। तो आंसर में क्या लिखेंगे, सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, और स्लोप कौन सा रहेगा हमारा सी। तो आंसर क्या रहेगा, सी जो है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोल रहा है। इन ए गिवन सर्किट रेजिस्टर्स ए एंड बी आर मेड अप ऑफ द सेम मेटल। यहाँ पर देखो मेटल सेम कर दिया है। मेटल सेम होने से एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। रेजिस्टिविटी करके एक वर्ड है जो अभी मैं बताऊंगा, इसके ऊपर फॉर्मूले में अभी हमने क्वेश्चन नहीं किए। रेजिस्टिविटी सेम रहती है और उनकी लेंथ भी सेम है। लेंथ सेम होने से याद रखना उसका रेजिस्टेंस सेम रहता है, रेजिस्टिविटी भी सेम है। बट ए इज़ थिकर देन बी। इसने बोला है कि जो ए वाला वायर है, ये वाला वायर है, ये दूसरा वायर, ये मोटा है, थिकर है बी से। अब इसके कारण वो पूछ रहा है कि एमीटर की रीडिंग कहाँ से ज़्यादा निकलेगी, विच ऑफ द टू एमीटर विल शो ए हायर रीडिंग, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब बेसिकली देखो इस क्वेश्चन में क्या बता रहा है। देखो ये फॉर्मूला R = ρ L/A के ऊपर का क्वेश्चन है।
यहाँ रजिस्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा ये फार्मूला भी हम लोग ने डिस्कस नहीं किए, नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बस अभी हल्का सा समझ लो कि रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ से, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया से। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजिस्टेंस जो है अगर आपकी एरिया ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेटल सेम था यानी रेजिस्टिविटी सेम थी, और लेंथ सेम थी यानी एल भी सेम थी, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं था। लेकिन ए मोटा था बी से, ए मोटा है बी से, इसका मतलब है ए की रेजिस्टेंस कम होगा बी से। तो ए का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा बी से। अब जहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा यानी वहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। याद रखना, अगर रेजिस्टेंस कम होता है किसी भी जगह का तो वहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है किसी भी जगह का तो वहाँ से करंट कम फ्लो करेगा। बाकी सब चीज़ें अगर सेम है तो पहले वाले केस में यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसलिए वहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। तो एमीटर की रीडिंग A1 की ज़्यादा होगी A2 से, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, समझने वाले क्वेश्चंस के ऊपर था। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से अभी तक पूरा समझ। अब देखो, जैसे ये 12th क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है, इन ए गिवन एमीटर ए स्टूडेंट सॉ दैट नीडल इंडिकेट्स 12th डिवीजन इन एमीटर वाइल वेरीफाइंग ओम्स लॉ। इफ़ एमीटर की कितनी डिवीजन है, हैज़ 10 डिविजन्स बिटवीन 0 to 1 एम्पियर, देन व्हाट इज़ द एमीटर रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू 12th डिवीजन। मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, बताता हूँ कि एक स्टूडेंट ओम्स लॉ वेरीफाई कर रहा था, तो उसने देखा कि जो नीडल है वो 12वें डिवीजन पे दिखा रही है। कहाँ पर पॉइंट कर रही है, 12th डिवीजन पे। और एमीटर में कितनी डिविजन्स हैं, टोटल 10 डिविजन्स हैं। 10 डिविजन्स में एमीटर में डिविजन्स ज़्यादा हैं, 10 डिविजन्स पे पॉइंटर पॉइंट कर रहा है 1 एम्पियर की तरफ। कितना दिखा रहा है, 10 डिविजन्स में 1 एम्पियर दिखा रहा है। और उसने पूछा है कि एमीटर 12th डिवीजन में क्या पॉइंट कर रहा होगा, क्या हमारा आंसर आ रहा होगा। तो हमारे को इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें मान लेते हैं, पहले हम लोग एक एमीटर बना लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए कि ये क्वेश्चन को करना कैसे है। मान लो ये एमीटर इस तरह का है और इस पे नीचे यहाँ पर डिविजन्स दी हुई हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और मान लो ये 14 डिविजन्स दी हुई हैं। और हमारी एमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12वें डिवीज़न पे पॉइंट कर रहा था। तो मान लो वो डिवीज़न ये थी जिस पे वो एमीटर पॉइंट कर रहा था, 12th डिवीज़न पे। ठीक है, और ये डिवीज़न हो गया जहाँ पर 0 एम्पियर लिखा हुआ था, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें डिवीज़न के पास लिखा हुआ था 1 एम्पियर। तो 10th डिवीज़न में कितना करंट था, 1 एम्पियर का करंट था। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 1 एम्पियर था 10th डिवीज़न में। और हमारा पॉइंटर की जो नीडल थी वो 12th डिवीज़न में पॉइंट कर रही थी। तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखना, जब निकालना रहेगा तो हम लोग निकालेंगे लीस्ट काउंट, निकालेंगे ऑफ एमीटर। क्या निकालेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर। इसके ऊपर स्कूल में पक्का एक्सपेरिमेंट भी हुए होंगे और उसी पे ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आएगा 1 से 2 मार्क का। तो याद रखना, हमें क्या निकालना, लीस्ट काउंट निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, करंट को, जो करंट कितना था, 1 एम्पियर का करंट टोटल शो हो रहा था। और कौन से डिवीज़न में शो हो रहा था, 10वीं डिवीज़न में शो हो रहा था। तो 10 डिवीज़न से पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10th डिवीज़न को जब डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट का यूनिट कितना आया, 0.1 यूनिट आया, मान लो। ठीक है, एक यानी जो करंट है 0.1 यूनिट, हर बार एक पॉइंटर 0.1 दिखा रहा था एम्पियर में करंट को। 12th डिवीज़न में कितना करंट फ्लो हो जाएगा, तो हमको कुछ नहीं करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना इस 0.1 यूनिट से, क्योंकि हर यूनिट करंट को शो कर रहा है। 0.1 यूनिट 0.1 एम्पियर को शो कर रहा है। तो 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1.2 एम्पियर। तो याद रखना, 12th डिवीज़न क्या शो कर रही होगी, 1.2 एम्पियर। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 1.2 एम्पियर। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसके आने का चांस 100% है इस तरह के क्वेश्चन का। फिर से बता देता हूँ क्या था। एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसका पॉइंटर 12th डिवीज़न पे आके रुक गया। एमीटर 0 से 1 एम्पियर शो कर रहा था 10 डिवीजन्स तक। तो 10 डिवीजन्स में वो 1 एम्पियर शो कर रहा था। हमसे पूछा 12th डिवीज़न में क्या करंट शो कर रहा होगा, क्योंकि 1 एम्पियर कहाँ शो हो रहा था, 10th डिवीज़न में। तो 0 से 1 तक, यहाँ तक में 1 एम्पियर शो कर रहा था।
ट्वेल्थ डिवीजन पे पॉइंटर शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो लीस्ट काउंट निकाल लेंगे एमीटर का। 1 एम्पियर करंट है, 10 डिवीजन से डिवाइड करेंगे, 0.1 यूनिट आया। 1 एम्पियर करंट का कितना आ रहा है, सॉरी यानी 0.1 यूनिट करंट को शो कर रहा है। ट्वेल्थ डिवीजन कितना शो कर रही होगी, एक डिवीजन 0.1 यूनिट की है। तो 12वीं डिवीजन कितने की हो जाएगी, तो 12 इंटू 0.1 कर देंगे, दैट इज़ 1.2 एम्पियर। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन आया तो हम लोग को लीस्ट काउंट निकालना और लीस्ट काउंट निकालने के बाद आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से ये क्वेश्चन वीआई ग्राफ के ऊपर है, और फिर सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो ध्यान ध्यान देना कि आई कौन सी एक्सिस में और वी कौन सी एक्सिस में। जो मैंने पीछे बताया कि आई हमेशा हमारा एक्स एक्सिस में होना चाहिए और वी हमेशा हमारा वाई एक्सिस में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो, बोथ वायर्स ऑफ सेम लेंथ हैं, सेम थिकनेस के। विच ऑफ द टू इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हायर रेजिस्टिविटी की बात किया है। तो हायर रेजिस्टिविटी निकालना है, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, रेजिस्टिविटी के लिए फिर से फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे आर इक्वल टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला था, सबको पता है, जिसमें रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। तो हमें शो करना है किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो याद रखना, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूले में। तो हम लोग क्या लगा देंगे, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इसने रेजिस्टिविटी पूछा है तो हम निकालेंगे रेजिस्टेंस को, क्योंकि इस तरह के वीआई ग्राफ से निकलता है रेजिस्टेंस। और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, उल्टा भी बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में आई सही जगह पे, वी सही जगह पे, एकदम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैंने पीछे बताया था कि अगर आई अगर एक्स एक्सिस में हो और अपना वी वाई एक्सिस में हो, तो हमारे अगर ऐसे 3 स्लोप बनते हो, फिर से बता रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका रहेगा, इस 1 वाले का रहेगा। और रेजिस्टेंस सबसे कम किसका रहेगा, इस 3 वाले का रहेगा। याद रखना, जिसका स्लोप मैक्स, जिसका स्लोप ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस किसका नंबर पे ज़्यादा रहेगा, 1 वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा रहेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में रेजिस्टिविटी भी 1 वाले की ज़्यादा रहेगी, यानी कि ऊपर वाले ग्राफ में इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी भी मैक्स रहेगी, याद रखना, ठीक है। तो विच ऑफ द टू इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हायर रेजिस्टिविटी, तो आंसर रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा खास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग डरते हैं। ऑल द 4 बल्ब्स आइडेंटिकल हैं। हाउ डज द वोल्टेज रीडिंग इन वोल्टमीटर 1 कंपेयर विद द वोल्टेज रीडिंग इन वोल्टमीटर 2। मतलब बताता हूँ क्या है। ये सर्किट को ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 बल्ब लगे हुए हैं, बल्ब 1, बल्ब 2, बल्ब 3 और बल्ब 4, 4 बल्ब दिख रहे हैं। यह एमीटर दिख रहा है जो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, ये बैटरी है प्लस वाले टर्मिनल से। और यहाँ पर ये वोल्टेज लगा हुआ है, ये वोल्टेज देखो जो इस तरह से लगा है V2 जहाँ लिखा हुआ है, ये वोल्टेज हमेशा पैरेलल में लगता है। और ये V1 भी देखो इसमें पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये दोनों हमेशा ही पैरेलल में रहते हैं। और एमीटर सीरीज़ में रहता है। तो ये जो सर्किट है ये पूरा की पूरा राइट है। इसने पूछा है वोल्टेज रीडिंग इन वोल्टमीटर 1 और वोल्टमीटर 2 में क्या बता रही होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। बल्ब 1 जो है, ऑल द 4 बल्ब्स आइडेंटिकल बोला है, ऊपर पे एक लाइन बोला है कि ऑल द 4 बल्ब्स आर आइडेंटिकल। चारों बल्ब आइडेंटिकल हैं तो क्या होगा, बल्ब अगर आइडेंटिकल हैं तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। याद रखना, अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो याद रखना करंट भी वहाँ से सेम फ्लो होना चाहिए। अगर बल्ब्स का रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी उतना ही सेम फ्लो होना चाहिए सब जगह से। अब जो वोल्टेज रीडिंग है, वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड नहीं करता। वोल्टेज वोल्ट को फाइंड आउट करता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, देखो बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों पैरेलल कंबाइंड है। पैरेलल में क्या कम सेम रहता है, मैंने शुरू में बताया था, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। पैरेलल में क्या कम सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज जो रहता है हमारा वो हमेशा सेम निकलता है, एकदम एक बराबर निकलता है। तो V1 और V2 ये दोनों बल्ब आइडेंटिकल थे रेजिस्टेंस में, यानी यहाँ से करंट भी सेम फ्लो हो रहा होगा और इनका वोल्टेज भी सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है। ये V1 जो है, देखो ये V1 जो है ये पैरेलल है, और V2 जो है ये भी पैरेलल में कंबाइंड है बल्ब 2 के साथ। और बल्ब 1 बल्ब 2 एक में के साथ मैच कर रहे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए वोल्टेज सेम रहेगा दोनों ही सर्किट पे। तो V1 V2 का वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, इन विच 2 बल्ब्स इज़ द करंट सेम। करंट कौन से उसमें सेम रहेगा, तो देखो इनमें तो करंट सेम नहीं रहेगा। बल्ब जो 1 है, 1 2 का बल्ब 3 के साथ करंट सेम नहीं होगा, क्योंकि बल्ब 3 जो है वो सीरीज़ में, और बल्ब 4 जो है वो भी सीरीज़ में। देखो वो सीरीज़ में लगे हुए हैं। बाकी बल्ब 1 और बल्ब 2 पैरेलल में लगे हुए हैं।
पैरेलल से अलग करंट बह रहा होगा, सीरीज से अलग करंट बहता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था किन दो बल्ब्स में करंट सेम रहेगा, तो याद रखना बल्ब 3 और बल्ब 4 में करंट सेम रहेगा। तो वोल्टेज किस में सेम रहेगा, वोल्टेज वोल्ट मीटर रीडिंग वोल्ट मीटर 1 और 2 में क्या रहेगी, वोल्ट मीटर रीडिंग वोल्ट 1 की वोल्ट 2 से बराबर रहेगी। ठीक है ना, दोनों वोल्ट मीटर एक ही रीडिंग दिखाएंगे। और बल्ब्स में बल्ब 3 और 4 जहाँ से करंट आई सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए होंगे। ये टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं और मेरे ख्याल से ये टॉपिक पूरा की पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। इसके बाद वाले जो टॉपिक में इसके आगे के फॉर्मूले लूँगा। अगर ये स्टार्टिंग के इतने क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं तो डेफिनेटली मान के चलो पेपर में दिया हुआ कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का V=IR पे 100% हमसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में मैं इसके आगे वाले फॉर्मूलेज यूज़ करूँगा और उन पे क्वेश्चंस बना रहा हूँ।